हेलो एवरीवन। आज हम संरक्षण की जो विधि है उसको डिस्कस करेंगे और इसके अंदर हम जो संरक्षण की विधि को डिस्कस करेंगे वह प्रशुल्क अवरोध यानी जो मेथड ऑफ प्रोटेक्शन है उसके अंदर दो प्रकार के जो है प्रोटेक्शन के मेथड होते हैं, टैरिफ बैरियर और नॉन टैरिफ बैरियर। तो इसमें आज हम जो है टैरिफ बैरियर को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि संरक्षण क्या होता है। कोई भी जो घरेलू देश होता है वो अपने जो देशी उद्योग होते हैं उनको विदेशी प्रतियोगिता से बचाने के उद्देश्य से जब आयात के ऊपर जो कर लगाता है और गैर कर जो उपाय अपनाता है जिससे कि उस देश के अंदर विदेशों से जो वस्तुओं का आयात कम हो, ताकि उस देश के घरेलू उद्योगों के अंदर जो प्रोडक्शन हो रहा है उसकी मांग बढ़े और उसका उत्पादन बढ़े और घरेलू उद्योगों को बढ़ावा मिले। तो ये जो विधि होती है जिसमें घरेलू उद्योगों को बचाने के उद्देश्य से विदेशी आयात के ऊपर रोक लगाई जाती है, उसे हम जो है संरक्षण कहते हैं। अब संरक्षण की दो विधियां हैं, एक तो प्रशुल्क अवरोध, दूसरा गैर प्रशुल्क अवरोध यानी टैरिफ बैरियर और नॉन टैरिफ बैरियर। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम जो है टैरिफ बैरियर को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम प्रशुल्क का अर्थ जानते हैं। यह संरक्षण की सबसे लोकप्रिय विधि है क्योंकि आजकल जितने भी देश हैं जो अपने घरेलू उद्योगों को संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से जिस बैरियर का प्रयोग करते हैं प्रोटेक्शन के लिए, उसके अंदर जो है सबसे ज़्यादा जो है टैरिफ का ही प्रयोग किया जाता है। और ये जो टैरिफ है इसका जो एक तो संकुचित अर्थ है और दूसरा एक इसका विस्तृत अर्थ है। तो पहले आप जो है टैरिफ का संकुचित अर्थ जानते हैं। तो जब एक देश की वस्तु दूसरे देश के अंदर बिक्री के लिए जाती है, जैसे मान लीजिए कि अमेरिका से कोई भी वस्तु जो है चली और वो भारत की सीमा के अंदर प्रवेश करती है। तो जैसे वो भारत की सीमा के अंदर प्रवेश करती है तो उसके ऊपर जो भारत की तरफ से जो टैक्स लगाया जाता है सीमा के ऊपर, उसे हम जो है प्रशुल्क कहते हैं, जिसको प्रशुल्क कह सकते हैं, जिसको तटकर भी कहते हैं, जिसको सीमा शुल्क भी कहते हैं। तो ये जो होता है आयात के ऊपर जो कर लगाया जाता है उस कर को हम जो है प्रशुल्क कहते हैं। तो ये तो जो है इसका एक संकुचित अर्थ था। अब हम विस्तृत अर्थ जानने की कोशिश करते हैं। विस्तृत अर्थ में अगर हम प्रशुल्क को देखें तो वस्तु पर लगने वाले सभी तटकरों को, तटकर का मतलब सभी सीमाओं के ऊपर जो कर लगते हैं कि एक देश की सीमा से जब दूसरे देश की सीमा के अंदर वस्तु प्रवेश करती है तो उसके ऊपर जो कर लगते हैं उसको हम जब प्रशुल्क कहते हैं। जबकि संकुचित अर्थों में केवल आयात के ऊपर लगने वाला कर था उसी को हम जब प्रशुल्क कहते हैं। तो तटकर जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, जिसके अंदर पहला आयात कर है। तो जब एक देश की सीमा के अंदर कोई वस्तु प्रवेश करती है तो उसके ऊपर जो कर लगाया जाता है उसे हम आयात कर कहते हैं। निर्यात कर, कई बार एक देश की सरकार जो होती है वो कच्चे माल के निर्यात को कम करने के लिए, ताकि घरेलू क्षेत्र के अंदर जो है उस कच्चे माल का प्रयोग किया जा सके उद्योगों के अंदर, निर्यात के ऊपर भी कर लगा देती है। तो उस वो भी जो है प्रशुल्क का एक हिस्सा है क्योंकि ये भी तटकर है। आयात कर एक देश की सीमा के अंदर जब वस्तु प्रवेश करती है तो कर लगता है। निर्यात कर जब एक देश की सीमा से बाहर कोई वस्तु लग जाती है तो बाहर जाने वाली वस्तु के ऊपर घरेलू जो देश है उसके द्वारा जो कर लगाया जाता है उसे हम निर्यात कर कहते हैं। और एक होता है मध्य मार्गी कर, जो वस्तु एक देश से दूसरे देश के अंदर जाती है तो वो अनेक देशों में से होकर के गुजरती है। तो जब किसी तीसरे देश के द्वारा अपनी सीमा में से जो वस्तु गुजरती है उसके ऊपर जो कर लगाया जाता है उसे हम जो है ट्रांजिट टैक्स या मध्य मार्गी टैक्स कहते हैं। लेकिन ये जो मध्य मार्गी जो टैक्स है ये आजकल जो है बहुत ही रेयर यूज होता है। ज़्यादातर जो मुख्य रूप से जो यूज होने वाला कर है वो आयात कर ही होता है। इसलिए जब कभी भी हम प्रशुल्क शब्द का प्रयोग करते हैं तो वो जो है आयात कर के रूप में, सीमा शुल्क के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो आज हम जो है वो जो आयात कर है उसका जो है संरक्षण के अंदर क्या योगदान रहता है उसको डिस्कस करेंगे। तो पहले हम परिभाषा देखते हैं प्रशुल्क की। प्रशुल्क यानी सीमा शुल्क करों की वे मात्राएं हैं जो एक राष्ट्र द्वारा विदेशी आयात पर लगाई जाती है। तो घरेलू उद्योगों को संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से विदेशों से जो आयात हो रहा है उसके ऊपर जो भी टैक्स लगाया जाता है एक देश की घरेलू सरकार के द्वारा, उस जो टैक्स या उस कर को हम जब प्रशुल्क कहते हैं। आगे प्रशुल्क के प्रभाव, जब एक देश में आयात पर सीमा कर लगाया जाता है, प्रशुल्क लगाया जाता है,
तो उसका जो है एक देश के उपभोक्ताओं के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, एक देश के जो घरेलू उत्पादक होते हैं उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, जो विदेशी उत्पादक होते हैं उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, और जो सरकार का राजस्व होता है उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। इन सभी का जब आप मिला जुला अध्ययन करते हैं तो उसको हम जो प्रशुल्क प्रभाव कहते हैं। तो हम जो है एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास में ये जो एक रेखा चित्र है उसके द्वारा हम देखने की कोशिश करेंगे। इसके अंदर आप देखिएगा ओ एक्स अक्ष के ऊपर जो उत्पादन की मात्रा ली गई और ओ वाई अक्ष के ऊपर वस्तु की कीमत ली गई है। और ये जो है घरेलू मांग है, डी डी जो है घरेलू मांग है, और ये एस जो है ये घरेलू पूर्ति वक्र है, यानी घरेलू उपभोक्ताओं के द्वारा मांग जो की जाएगी वो डी डी मांग वक्र के द्वारा दिखाई जाएगी, और घरेलू उत्पादकों के द्वारा जो पूर्ति की जाएगी उसको हम जो है एस एस सप्लाई कर्व के द्वारा दिखाएंगे। तो प्रारंभ के अंदर जब ओपी कीमत है, यानी ये वो कीमत है जब सरकार ने किसी प्रकार का कोई प्रशुल्क नहीं लगा रखा, तो उस अवस्था के अंदर जो है कुल जो मांग है वो देखिए OM1 के द्वारा जो दर्शाया गया है, यानी एक देश के अंदर कुल मांग जो वो OM1 की जा रही है। लेकिन एक देश के अंदर अगर आप घरेलू उत्पादकों की बात करें तो घरेलू उत्पादक जो केवल OM की सप्लाई कर रहे हैं, यानी एक देश के अंदर कुल मांग तो इतनी है OM1 है, और घरेलू उत्पादक क्योंकि इस पूर्ति वक्र के द्वारा जो दिखाया जा रहा है वो घरेलू उत्पादकों का है, तो घरेलू उत्पादक तो जो OM1 में से OM की ही पूर्ति कर पा रहे हैं। तो ये जो M1 और M का जो अंतर है ये जो विदेशी उत्पादकों के द्वारा निर्यात या हमारे देश के द्वारा विदेशों से जो आयात करके पूरा किया जाता है। तो इसमें आप देखो कि कुल जो मांग है वो OM1 है, इसके अंदर घरेलू उत्पादकों द्वारा OM की पूर्ति की जा रही है, और विदेशी उत्पादकों के द्वारा जो है वो MM1 की सप्लाई की जा रही है, यानी भारत के अंदर MM1 के बराबर जो है आयात किया जा रहा है। अब ऐसे में सरकार जो है टैरिफ लगाती है टी के बराबर, तो टी मात्रा में सरकार ने जो है टैक्स लगा दिया। तो जितना भी सरकार जो टैरिफ लगाती है, सीमा शुल्क लगाती है, आयात कर लगाती है, उतने के बराबरी कीमत में वृद्धि हो जाती है। जैसे मान लीजिए कि पहले एक वस्तु की जो कीमत है वो 100 रुपये है, अब सरकार ने उसके ऊपर जब 20 रुपये टैक्स लगा दिया तो तुरंत कीमत बढ़ करके 120 रुपये हो जाएगी। तो जैसे ही सरकार ने टी के बराबर टैरिफ लगाया तो कीमत जो वो बढ़ करके OP1 हो जाती है। अब OP1 कीमत के ऊपर आप देखिए कि कुल जो मांग है वो OM3 है। पहले जो मांग थी टैरिफ से पहले आप देखिए OM1 के बराबर थी, अब जो है मांग जो है कम होकर के OM3 हो जाती है। तो ऐसे में आप देखिए कि कुल जो उपभोग है उसमें कितनी कमी होती है, M1 M3 के बराबर जो उपभोग के अंदर कमी हो जाती है। तो ये जो उपभोग में होने वाली कमी है ये एक प्रकार से जो उपभोक्ताओं के लिए नुकसान है, क्योंकि पहले एक देश के अंदर जो उपभोक्ता थे टैरिफ लगाने से पहले OM1 के बराबर जो है उपभोग कर रहे थे, और अब जो है टैरिफ लगाने के बाद उपभोक्ता जो है OM3 के बराबर उपभोग करने लगे हैं। तो इस प्रकार से M1 M3 के बराबर जो है उपभोग में कमी होती है। अब ऐसे में आप देखिए कि घरेलू जो उत्पादक है, घरेलू उत्पादक जो है इस कुल OM3 जो मांग की जा रही है, OM3 मांग का जो है वो OM2 हिस्सा घरेलू उत्पादकों के द्वारा पूर्ति किया जा रहा है, और विदेशों के द्वारा कितनी पूर्ति की जाएगी, विदेशों से जो आयात किया जाएगा उसकी जो मात्रा है वो M2 M3 के बराबर है। तो ऐसे में हम देखते हैं कि एक तो उपभोक्ताओं को उसके कारण नुकसान हो रहा है, दूसरा घरेलू जो विदेशी जो उत्पादक थे पहले कितनी पूर्ति कर रहे थे, M2 के M1 के बराबर पूर्ति कर रहे थे, तो अब जो है उनको जो लॉस हो रहा है वो M2 के बराबर लॉस हो रहा है और M1 M3 के बराबर लॉस हो रहा है। तो इनके द्वारा ये जो लॉस है इसकी तो पूर्ति घरेलू उत्पादकों के द्वारा की जा रही है कि इतनी सप्लाई घरेलू उत्पादकों ने बढ़ा दी, लेकिन M1 M3 के बराबर जो लॉस हो रहा है वो उपभोक्ताओं को लॉस हो रहा है, उपभोक्ताओं को जो है इतनी मात्रा में कम वस्तुएं अब जो है मिल रही है। अब ऐसे में ये जो हिस्सा है EDBC ये जो सरकार को प्राप्त होगा। अब सरकार को क्यों प्राप्त होगा, क्योंकि सरकार पहले कोई टैक्स नहीं ले रही थी। अब सरकार जो टैरिफ लगाए वो विदेशी वस्तुओं के ऊपर टैरिफ लगेगा, और विदेशी वस्तुएं जो वो कितनी मात्रा में आ रही है, M2 M3 के बराबर विदेशी वस्तुएं आ रही है।
तो इसके अंदर सरकार जो है एक वस्तु के ऊपर जो है टी के बराबर टैक्स लगाएगी, तो कुल जो वस्तु है उसके ऊपर जो है EDBC के बराबर जो है सरकार को राजस्व प्राप्त होता है। दूसरी तरफ आप देखिए कि जो घरेलू उत्पादक है उनको क्या लाभ होगा, ये जो है संरक्षण इफेक्ट है, ACM1M3, ये जो संरक्षण का प्रभाव है कि घरेलू उद्योगों के लिए इतनी मात्रा के अंदर जो उत्पादन बढ़ गया है ACM2M1 के बराबर, तो ये जो है जो प्रोटेक्शन इफेक्ट है, संरक्षण प्रभाव है। दूसरा, घरेलू उत्पादक जो है ऊंची कीमत ले रहे हैं, कीमत कितनी ऊंची होगी, PP1 के बराबर ऊंची कीमत ली। दूसरा, उनके लिए उत्पादन कितना बढ़ गया, M2 के बराबर उत्पादन बढ़ गया। तो इस प्रकार से ये जो हिस्सा है, ये जो घरेलू उत्पादकों को आय के रूप में प्राप्त होगा। तो PP1 के बराबर जो है घरेलू उत्पादकों की आय में वृद्धि होती है। तो इस प्रकार से ये जो कुछ प्रभाव है, जिसके अंदर उपभोक्ताओं के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, उत्पादकों घरेलू उत्पादकों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, विदेशी उत्पादकों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, सरकार को क्या बेनिफिट मिल रहा है, तो ये सारी चीज़ें जो है हम देखेंगे। उसके लिए जो मैंने जो है अलग अलग चित्र बनाए हैं, लेकिन आपको जो है केवल इसी चित्र को ही एक्सप्लेन करना, आपको अलग अलग चित्र बनाने की आवश्यकता नहीं है। आप इसी रेखा चित्र के अंदर जो है एक्सप्लेन करते जाइए, केवल आपको पॉइंट बताने होंगे कि भी उपभोक्ताओं को कौन कौन सा लॉस हो रहा है, विदेशी उत्पादकों को क्या लॉस हो रहा है, जो सरकार है उसको क्या बेनिफिट है, जो घरेलू उत्पादक है उनको क्या बेनिफिट मिल रहा है। तो सबसे पहले हम संरक्षण प्रभाव या घरेलू उत्पादन पर प्रभाव देखते हैं। जब एक देश के अंदर आयात पर कर लगाया जाता है, तो उसके कारण जो विदेशी सामान की कीमत अधिक होने के कारण घरेलू मांग में जो वृद्धि होती है उसे संरक्षण प्रभाव कहते हैं। तो देखिए, पहले घरेलू मांग के अंदर वृद्धि, पहले घरेलू मांग कितनी थी, घरेलू पूर्ति कितनी की जा रही थी, OM के बराबर की जा रही थी, और अब घरेलू पूर्ति जो बढ़ करके OM2 हो जाती है। तो इस प्रकार से M और M2 के बराबर जो है उसको हम जो संरक्षण प्रभाव कहेंगे, जिसके अंदर जो है घरेलू उत्पादकों को जो है लाभ होता है, घरेलू उत्पादकों को घरेलू उत्पादन में वृद्धि होती है। तो घरेलू उत्पादन में जो वृद्धि होती है उसको हम संरक्षण प्रभाव कहते हैं, और ये जो है M2 के बराबर है, या जिसको हम कह सकते हैं ACM2M के बराबर जो है उपभोक्ता उत्पादकों घरेलू उत्पादकों को जो है प्रॉफिट हो रहा है, घरेलू उत्पादन में इतनी वृद्धि हुई है। नेक्स्ट है उपभोग पर प्रभाव। अब देखिए, जब शुरू के अंदर कीमत OP कीमत थी, तो OP कीमत के ऊपर जो OM1 के बराबर जो कुल उपभोग किया जा रहा था, ये उसके अंदर जो है घरेलू उपभोग, घरेलू जो उत्पादक थे उनसे OM1 की मात्रा ली जा रही थी, वो जो विदेशी उत्पादक है उनसे MM1 के बराबर मात्रा उपभोक्ताओं द्वारा ली जा रही थी। लेकिन जैसे ही टैरिफ लगाया जाता है T के बराबर, तो कीमत बढ़ करके OP1 हो जाती है, जिससे कुल उपभोग के अंदर जो है वो कमी होती है। M2 के जो है कुल उपभोग जो है कम होकर के OM3 रह जाता है, और उपभोग के अंदर जो कमी होती है M3M1 के बराबर जो इसमें कमी होती है। तो आप देखिए, इसके अंदर जो है ये जो हिस्सा है EFM1M3, ये उपभोग कम हो जाता है, और ये जो हिस्सा है सीधा का सीधा जो है जो विदेशी उत्पादकों द्वारा कम आयात किया जाएगा, और ये जो आयात है वो ACM2 के बराबर जो है घरेलू उत्पादकों द्वारा उत्पादन बढ़ा दिया जाता है। और उपभोक्ताओं को जो ये लॉस हो रहा है EDF के बराबर, ये जो है बेनिफिट जो है उत्पादक को प्राप्त होगा, ABC के बराबर जो है बेनिफिट प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो उपभोग के अंदर जो कमी होती है, और ये जो कमी है ये MM3 के बराबर जो वो कमी होती है। तो इस प्रकार हम ये देखते हैं कि टैरिफ जो होता है उसका घरेलू जो उपभोग होता है उसके ऊपर जो नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है घरेलू उत्पादकों की आय के ऊपर प्रभाव। टैरिफ लगाने से जो है आयात जो होता है वो महंगा हो जाता है। अब आयात महंगा होने के कारण विदेशों से जो है आयात है उसके अंदर कमी होगी, लेकिन जो घरेलू उत्पादक होते हैं उनका जो उत्पादन होता है उसमें वृद्धि होती है, क्योंकि अब विदेशी जो कीमत आयात होता है वो महंगा होने से घरेलू उद्योगों के अंदर जो मांग बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से एक देश के अंदर जो वो घरेलू उत्पादकों की जो उत्पादन बढ़ा है, उत्पादन जो बढ़ता है M से बढ़ करके M2 हो जाता है। तो इसकी वजह से जो है एक जो घरेलू उत्पादक होते हैं उनको जो है अधिक आय की प्राप्ति होती है, और उनको जो है आय के अंदर जो वृद्धि होती है वो P1BCP के बराबर होती है, या इसको हम कह सकते हैं PP1BC के बराबर जो है घरेलू उत्पादकों को जो अधिक आय प्राप्त होती है।
तो इस प्रकार से टैरिफ लगाने से उपभोक्ताओं को जो है लॉस होता है, लेकिन उपभोक्ताओं को जो लॉस होता है उसका जो है ट्रांसफर जो है वो अधिक कीमत के रूप में उपभोक्ता उत्पादकों की तरफ होता है। तो घरेलू उत्पादकों को एक तो उनके उत्पाद की मांग बढ़ती है और दूसरा उनको जब अधिक कीमत मिलने लगती है तो जिससे जो उत्पादक है उनको जो है लाभ मिलता है। CM2 के बराबर जो है संरक्षण प्रभाव का उनको लाभ मिलता है और PP1BC के बराबर जो है घरेलू उत्पादकों को अधिक आय के रूप में जो है लाभ प्राप्त होता है। इसके बाद है सरकार की आय पर प्रभाव। जब सरकार टैक्स लगाती है, टैरिफ लगाती है T के बराबर, तो उसके कारण जो है ये जो टैरिफ होगा ये जो है विदेशी उत्पाद पर लगेगा। तो अब हम ये देखते हैं कि विदेशों से कितना जो है आयात हो रहा है। विदेशों से जो आयात होगा वो M2 M3 के बराबर होगा और इसके ऊपर सरकार जो T के बराबर टैरिफ ले रही है। तो इस प्रकार से ये जो हिस्सा है BDEC ये जो है सरकार को राजस्व के रूप में जो है आय प्राप्त हो रही है उसको दिखा रहा है। तो टैरिफ लगाने के परिणाम स्वरूप सरकार को BDEC के समान जो वो प्रॉफिट जो है राजस्व प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार से टैरिफ का जो है वो सरकार को भी फायदा होता है कि सरकार को जो है कुछ न कुछ जो है वो आय प्राप्त होती है राजस्व के टैरिफ के रूप में, क्योंकि जो भी टैक्स लगाया जाता है वो सरकार के अकाउंट में जाता है। विदेशी उत्पादकों पर प्रभाव। जो प्रशुल्क लगाया जाता है उसके कारण जो टैरिफ की जो दर होती है उस दर से जो है आयात कीमत के अंदर वृद्धि हो जाती है। तो आयात की जो कीमत बढ़ जाने के कारण जो है घरेलू जो पूर्ति होती है उसमें वृद्धि होगी और विदेशों से जो पूर्ति होती है उसमें कमी हो जाती है। तो अब जो विदेशों से जो पूर्ति हो रही है उसके अंदर कितनी कमी हो रही है वो अब हम देखते हैं। एक तो ये जो है कमी हो गई, क्योंकि पहले जो कुल जो मांग थी वो OM1 के बराबर थी। अब जो कुल मांग भी कम होकर के OM3 हो जाती है। तो एक तो इतना लॉस हो रहा है, ये विदेशी उत्पादकों को लॉस हो रहा है, क्योंकि ये जो आय का हिस्सा था ये मांग का जो हिस्सा था ये विदेशी उत्पादकों का था। तो एक तो उनको जो लॉस होता है EFM1M3 के बराबर, ये किसी को भी प्राप्त नहीं हो रहा है, ये सभी को प्राप्त हो रहा है, लॉस हो रहा है। दूसरा जो हिस्सा है पहले जो है उनका उत्पादन में हिस्सा जो था वो विदेशों का M से स्टार्ट हो रहा था, अब ये M2 से स्टार्ट हो रहा है। तो M1 के बराबर जो हिस्सा है ये घरेलू उत्पादकों के पास में चला जाता है। तो उसकी वजह से जो विदेशी उत्पादक होते हैं, विदेशी उत्पादकों को जो है वो लॉस होता है वो ACM2M1 के बराबर प्लस EFM1M3 के बराबर जो उनको लॉस प्राप्त होता है। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं M2 और दूसरा M3 M1 के बराबर जो विदेशी उत्पादकों को नुकसान उठाना पड़ता है। दूसरा जो है जो घरेलू उत्पादक होते हैं उनको जो बेनिफिट रहता है और जो सरकार होती है उसको टैरिफ के रूप में जो आय प्राप्त होती है उनको भी बेनिफिट रहता है। लेकिन उपभोक्ताओं को जो है दोहरा लॉस होता है, एक तो उनको अधिक कीमत चुकानी पड़ती है, दूसरा जो अधिक कीमत है उसके ऊपर जो वो उपभोग भी कम कर पाते हैं। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के जो है एक अर्थव्यवस्था के अंदर जो टैरिफ लगाया जाता है उसका अलग अलग वर्गों के ऊपर अलग अलग प्रभाव पड़ता है। अगर हम संक्षेप में देखें तो घरेलू जो उत्पादक होते हैं उनको टैरिफ लगाने का फायदा होता है, सरकार जो होती है उसको टैरिफ लगाने का फायदा होता है और जो घरेलू उपभोक्ता होते हैं उनको टैरिफ का लॉस होता है और जो विदेशी उत्पादक होते हैं उनको जो टैरिफ की वजह से लॉस होता है। तो इसके साथ अपना ये टॉपिक समाप्त होता है। धन्यवाद।